नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव एक दो नहीं बल्कि 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। ये 7 सीटें पूरब से लेकर पश्चिम और मलहनी से लेकर अमरोहा तक फैली हुई है। टूंडला भी इसका एक हिस्सा है, यानी उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में कमोबेश बुंदेलखंड छोड़कर एक उपचुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस मकसद से है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख रूप से कौन से मुद्दे हैं जो जनता को भा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता को ज्यादा छू रहे हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाना है। मैंने पहले भी कहा था और उस बात को उसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूं। ड्यूरिंग कोरोना और पोस्ट कोरोना देश की राजनीति बदल चुकी है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, समस्याएं बदल चुकी हैं और मुद्दे बदल चुके हैं। कोरोना काल के दौरान जो लोगों ने भीषण परेशानियां झेली हैं, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, उनके मुद्दे कुछ और हैं। जो परेशानियां मजदूर तबके ने झेली हैं, जिनको आप एक लाइन से अगर कहना हो तो कहिए गरीब तबका। कोरोना को लेकर अब भारत में एक वर्टिकल डिवीजन है, एक अमीर का भारत, एक गरीब का भारत। चाहे नोटबंदी रही हो और चाहे कोरोना लॉकडाउन रहा हो, सर्वाधिक अगर कोई भुगता है तो वो गरीब भुगतता है। कभी किसी अमीर को आपने लाइन में लगते नहीं देखा होगा, कभी किसी अमीर को कोरोना से लेकर परेशान नहीं देखा होगा, कभी किसी अमीर को आपने लॉकडाउन को लेकर कोई परेशानी होते नहीं देखा होगा। सारी विपदा, सारी समस्या, सारी दिक्कत, सारी परेशानी और हर तरह की तंगहाली एक ही वर्ग ने झेली है, जिसका नाम गरीब है। गरीब होना बहनों भाइयों अभिशाप है, गरीब होना गुनाह है। तो क्या ये सब मुद्दे इस बार उपचुनाव में होंगे? क्या मतदाताओं का वोटिंग का तरीका बदलेगा? वोटर्स का जो बिहेवियर पैटर्न है वो बदलेगा? किन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा? क्या हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा? क्या शमशान कब्रिस्तान पर चुनाव होगा? क्या मंदिर मस्जिद पर चुनाव होगा? क्या धारा 370 पर चुनाव होगा? क्या 3 तलाक पर चुनाव होगा? किस पर चुनाव होगा? या सीएए एनआरसी पर होगा, या फिर शिक्षा पर होगा, या बेरोजगारी पर होगा, काम धंधा बंद है उस पर होगा? बड़ी तादाद में लाखों हमारे भाई बहन दूसरे राज्यों में जो काम करते थे लौटे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर चुनाव होगा। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है सबने देखी, स्वास्थ्य की हालत क्या है कोरोना काल में हमने देख लिया। तो बदली हुई परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने एक त्रासदी मचा रखी हो, लौट लौट कर कोरोना दूसरे देशों में आ रहा हो, उस दौरान हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो क्या मतदाता भी वही सोच रहा है? उसको क्या पुराने मुद्दे जो प्री कोविड काल के मुद्दे हैं, प्री कोरोना जो मुद्दे थे, वो मुद्दे क्या अभी एग्जिस्ट करेंगे? मेरा सवाल यह है। और मैं मतदाताओं से भी जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मुद्दे क्या हैं। तुम्हें अच्छी शिक्षा चाहिए, तुम अपने बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, तुम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, तुम अपने बच्चों के लिए नौकरियां चाहते हो, तुम अपने बच्चों के लिए सरकारी जॉब्स चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित भविष्य मिले, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का जीवन बेहतर हो, तुम चाहते हो कि तुमसे ज्यादा अपग्रेडेड लाइफ तुम्हारे बच्चे जिए। क्योंकि कोरोना काल में जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं, सिर्फ गरीब ही कल्पना कर सकता है। मैं तो सबको सजेस्ट करता हूं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जो भी मुझसे कोरोना को लेकर डिस्कशन करता है, मैं उससे एक ही बात कहता हूं, गाड़ी उठाओ, गांव में जाओ, हाईवे छोड़ दो, अंदर रूरल एरिया में जाओ, गांव में जाओ और लोगों से पूछो, मिलो, देखो उनकी क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से एक एक रुपए के लिए लोग परेशान हैं, किस तरह से छोटी छोटी समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं। अब फसल उगा के खाना खा लेना समस्या नहीं है, दवाएं चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली का बिल भरना है, मोबाइल का बिल भरना है, बच्चे को हायर स्टडीज देनी है, बच्चे को अच्छी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। और हेल्थ सबसे बड़ी समस्या है रूरल एरिया में। आप बीमार पड़ गए तो शायद जिंदा रहेंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं।
प्राइवेट हॉस्पिटल खून चूस रहे हैं, नर्सिंग होम खून पी रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। मुद्दे ये होने चाहिए। तो क्या मतदाताओं को कोरोना काल में ये बात समझ में आई या नहीं आई? आज भी हर शहर में मजदूर अड्डा होता है, जरा जाइए वहां पे देखिए क्या हालत है। 100 में 10 मजदूरों को काम मिलता है, 90 बेचारे लौट जाते हैं। तो क्या ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? सरकारी नौकरियां क्या मुद्दा बनेंगी? आज की डेट में उत्तर प्रदेश में लाखों नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं। क्या सरकारी जॉब एक युवा का अधिकार नहीं है? हर युवा का अधिकार है कि एक सुरक्षित अच्छा भविष्य उसे मिले। हर युवा को नौकरी चाहिए। एक अच्छी नौकरी का मतलब आप एक व्यक्ति का निर्माण नहीं करते बहनों भाइयों। एक अच्छी नौकरी, एक अदद सरकारी नौकरी पूरी पीढ़ी बदल देती है, जीने का तरीका बदल देती है, समाज में जिम्मेदारी का तरीका बदल देती है। एक नौकरी कई पीढ़ियां बदल देती है। इसलिए नौकरी को हल्के में मत लेना। जिनको सरकारी नौकरियां लगी हैं उनके परिवारों को देखिए, उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर किया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी जीवन दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा माहौल दिया, बच्चों को इस योग्य बनाया कि वो आगे नौकरी पा सकें। तो इसलिए कहता हूं कि नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या चुनाव में मुद्दा है? क्या आप उस आधार पर वोट करेंगे? क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए करेंगे कि कोरोना में तड़प तड़प के मत मरो? छोटी सी भी बीमारी में नर्सिंग होम वाला तुम्हें लूट लेता है, घर खेत तक बिक जाता है, जेवर बिक जाते हैं बीवी के, बैंकों में पैसे खाली हो जाते हैं। मुद्दा क्या है? तो यह उपचुनाव बहुत चीजें तय करने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका वोटिंग पैटर्न क्या है, आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहते हैं। क्या अभी शमशान कब्रिस्तान पर वोट करना चाहते हो? क्या अभी मंदिर मस्जिद पर वोट करना चाहते हो? क्या अभी कश्मीर पर वोट करना चाहते हो? या हिंदू मुसलमान पर वोट करना चाहते हो? या फिर नौकरी के लिए वोट करना चाहते हो, रोजगार के लिए वोट करना चाहते हो, अच्छी शिक्षा के लिए वोट करना चाहते हो, अच्छी उच्च शिक्षा के लिए वोट करना चाहते हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट करना चाहते हो, अच्छी सड़कें और अच्छे संसाधन, फैक्ट्रियां और कामकाज, बेहतर माहौल के लिए करना चाहते हो, या फिर एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश के लिए वोट करना चाहते हो जहां रात में 2:30 बजे किसी की बेटी की लाश को जलाए न पुलिस? वैसा उत्तर प्रदेश चाहते हो? कैसा प्रदेश चाहते हो आप? बहुत कुछ निर्भर करेगा ये बाई इलेक्शन। तो आज इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बयान सुनिए, फिर आज एक विस्तृत पैनल के साथ इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमें किसी के समर्थन के आधार पर विजय ना 2014 में मिली थी, ना 17 में मिली थी, ना 19 में मिली है, और ना 20 में मिलेगी, ना 22 में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते और जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर रही थी, आगे भी विजय प्राप्त करेगी। अरे वो बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस ढंग से काम कर रही है, जो आज़ादी के बाद से अभी तक काम नहीं हो पाए थे, उनको हम लोग पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योगी जी की सरकार के तमाम योजनाएं, जिसमें साक्षात्कार खत्म करना है, नहरों को तेल तक पानी आ रहा है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझे लगता है मेरे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और अवश्य हम ये चुनाव जीतेंगे। यही बाई इलेक्शन क्यों लड़ रही है बीएसपी? इसलिए लड़ रही है कि बीएसपी लड़ नहीं रही है, लड़ाई जा रही है, और उसके बदले में कहा तुम लड़ लो, तुमको हम खैरात दे देंगे एक राज्यसभा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की वो चीज बची नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दमन की राजनीति हो रही है, डरा धमका के लोगों से काम लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक आकाओं के आदेश पर काम कर रहा है। गठबंधन इनका रहता रहा। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जो करना चाहे वो करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जनता है। कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ लोगों के, कुछ उनसे संबंधित कुछ वोट बचा है, बाकी और कोई वोट बहुजन समाज पार्टी में बचा नहीं। ऑलराइट, तो आज की डिबेट में मेरे साथ कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी से हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस से हैं, ओपी यादव जाने माने चुनावी विश्लेषक हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, दीपक सिंह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नोएडा से मेरे दीपक वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सॉरी दीपक जी आ चुके हैं, और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और धर्मवीर चौधरी बसपा के समर्थक हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। दीपक वाजपेयी हैं आम आदमी पार्टी के, सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में, और धर्मवीर चौधरी बीएसपी के लीडर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत कुमार अशोक आपसे करना चाहते हैं। 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटें आपकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टेक आपकी बहुत बड़ी है। किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जनता को जनार्दन और नर को नारायण मान करके सेवा करती है, और उसी सेवा के आधार पे जो जाति पंथ और संप्रदाय में लोग बटे हुए थे, आज जनता ने विकास देखा है, चौमुखी विकास देखा है। और अब जनता ये पूरी तरह समझ रही है कि जो चौमुखी विकास है वही उसके लिए सबसे आवश्यक है। जाति में, एक विशेष जाति में या एक संप्रदाय में या पंथ में बट करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसी पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो आज एक उनकी शक्तिशाली, उनकी जो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, उसके आधार पर लोग आज अपने सशक्त नेतृत्व को देख रहे हैं और वो योगी आदित्यनाथ के विश्वास करके वोट करने जा रहे हैं। कौन सा आपने ऐसा अभूतपूर्व कारनामा कर दिया उत्तर प्रदेश में कि इन 7 सीटों का मतदाता आपको वोट दे? नर को नारायण, जनता को जनार्दन, कहां से ये तुकबंदी खोज लाते हो? आप देखिए आदरणीय ब्रजेश, नर को नारायण, जनता को कोरोना वैश्विक महामारी में भी सभी लोग अपने घर में, सब लोग अपने घर में बैठ गए, और इसके बावजूद भी एक एक जगह तक हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक जगह तक लगा रहा और लोगों को भोजन पहुंचाना, उनके घर उनकी सेवा करना, चाहे दवाई पहुंचाने का कार्य हो, सबने किया है। तो आज ऐसी परिस्थितियों में जनता ये समझ रही, जहां एक सड़क बनाने के लिए पूरी सरकारें लग जाती थी, वहां आज 5-5 जो है वो संपर्क मार्ग बन रहे हैं, बड़े बड़े मार्ग बन रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल मार्ग हो, चाहे वो किसान बन ही रहा है। अभी कई पथों का निर्माण 4 साल हो रहे हैं सरकार को, बन ही रहा है अभी। नहीं, 3 साल हो गए हैं। अरे मार्च में अभी पूरा हो जाएगा। 17 में आई, उसके 3 महीने बाद 6 महीने बाद कार्य प्रारंभ हुआ। ओके, ऑलराइट। अब्दुल हफीज गांधी जी को लाया जाए, पूरा कर थैंक देंगे। यू। आज मेट्रो छोड़िए, 5-5 क्षेत्रों में मेट्रो चल रही है। कहां चल रही है? कौन सी मेट्रो आपने बनवाई है, जरा नाम बताओ। 5 कहां मेट्रो चलवा रहे हो? देखिए, अरे वैसा भी मत करो। गाजियाबाद प्रारंभ हो गया। नहीं, आपने नहीं चला, हो गया, आपका नहीं है वो, प्रारंभ हो गया। ओके, ऑलराइट। अब्दुल हफीज गांधी जी को लाया जाए। ओके, जस्ट वेट प्लीज। ओके, अब्दुल हफीज गांधी जी, जनता आपको वोट क्यों दे? आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपको वोट मिले? देखिए, मैं समझता हूं कि जनता पीछे देखेगी कि किसने कार्य किए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की 4.25 साल की सरकार और हमारी 5 साल की सरकार में अगर कंपैरिजन होगा तो जनता हमारी तरफ जरूर देखेगी। अभी ये बहुत सारी बातें कर रहे थे, जात संप्रदाय क्या क्या, हमने ये काम किया कि इन सारी चीजों को, हमने ये काम किया कि इन सारी चीजों को परे रखकर वाकई जनता के लिए काम किया है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, रोड का डेवलपमेंट हुआ या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ, ये माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। पर आप हार गए थे भाई। देखिए, वोट मिलना ब्रजेश जी ये अलग बात है, लेकिन कार्य करना अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप काम करने के बाद भी जीत जाइए, लेकिन आज भी 4.25 साल की सरकार हमारे ही फीते काट रही है। ये कोई अपना नया काम नहीं गिनवा सकते। अभी पता नहीं इन्होंने मेट्रो कहां चला दी है, मैंने तो देखा नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम भी हमारी सरकार में शुरू हुआ था और हमारी सरकार में उसके टेंडर भी हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू की, उसके बाद इनके मनपसंद को टेंडर नहीं मिले, इन्होंने उस प्रक्रिया को निरस्त किया और दोबारा जो है टेंडरिंग कराई, क्योंकि इनको कुछ खास लोगों को टेंडर दिलवाने थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, और उसके मानक में भी कटौती की गई। आप 6 सीट पे खुद लड़ रहे हैं, 1 सीट तो आपने सहयोगी आरएलडी के लिए बुलंदशहर की छोड़ रखी है, ठीक? क्या आपका अपना आकलन है कि क्या किन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह का मिसमैनेजमेंट कोविड के दौरान रहा, जिस तरह से जो हमारे वर्कर्स जो बाहर प्रदेशों में काम कर रहे थे उनको अपमानित करने का काम किया, उन पर जो है लाठियां बरसाई गई, उनको किसी भी तरह का जो है सहूलत सरकार ने प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद आपने देखा कि जितने भी सेंटर्स बनाए गए थे, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे या कोविड वार्ड बनाए गए थे, वहां किस तरह की अव्यवस्था थी। एक एक केले के लिए आगरा में जो है मार करनी पड़ी लोगों को, पानी जो है गंदा भरा हुआ था, खाने की व्यवस्था जो है पूरी तरह से सही नहीं थी। चौधरी जी को स्क्रीन पर लिया जाए। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मायावती की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्या लगता है कि माहौल आपके पक्ष में हुआ या फिर खिलाफ हुआ? जनता के बीच क्या संदेश गया? देखिए, मैं ब्रजेश जी, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के जो अनुयायी हैं,
वो बिल्कुल मजबूत हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कल कड़ा संदेश देने का काम किया एक पर्टिकुलर पार्टी को, तो उनके लिए कमर कस चुके हैं। और हम जो है ना बीजेपी के साथ हैं और ना हम कांग्रेस के साथ हैं, और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको सबक सिखा करके इस उपचुनाव को बिल्कुल निश्चित जो है मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और जनता जनार्दन बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कानून से कानून के राज के लिए आपने बयान सुना होगा इस प्रदेश प्रमोद में तिवारी का, 7 सीटों पर जी प्रमोद तिवारी ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, बीएसपी को किसी ने कोई चुनाव लड़वा रहा है। मतलब वो आपको कटवा टाइप बताने की कोशिश प्रमोद तिवारी कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी के पास में 3 इंच जगह नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में 30 वर्षों से कांग्रेस की हालत इस प्रदेश में क्या है ब्रजेश जी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कांग्रेस ने इन दलितों का, माइनॉरिटीज के लोगों का और बहुजन समाज के अन्य वर्गों के लोगों का अगर भला किया होता तो ये कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बना चुकी होती। और ये जो संकीर्ण सोच की ताकतें हैं ये देश में काबिज ना होती अगर कांग्रेस की नीति और नीयत सही होती। संकीर्ण किसको कह रहे हो? संकीर्ण आप जानते नहीं हैं? मैं नहीं जानता। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, संकीर्ण सोच के लोग, उनको कह रहा हूं मैं। कल तो मायावती जी तारीफ कर रही थी, आज संकीर्ण बता रहे हो। मैं तो आपने बहन जी की पीसी को शायद ध्यान से नहीं देखा। बहन जी ने कहा जो संकीर्ण सोच के लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, हम उनको हराने के लिए इन समाजवादियों से हमने जो है समझौता किया था। बहन जी ने तो कहा कि बहन जी ने खुल के कहा कि एमएलसी के चुनाव में जरूरत पड़ी तो बीजेपी को वोट दे सकती हैं, और आप कह रहे हैं संकीर्ण सोच। हाँ, नहीं, ये जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनकी दलित विरोधी मानसिकता और हमारी पार्टी को 2 बार तोड़ने का इन्होंने दुस्साहस किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बताइए, बहन जी ने जो कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, एमएलसी के चुनाव में अगर बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। ओंकारनाथ सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई ओंकारनाथ जी, आपने सुना अभी काफी नाराज हैं चौधरी साहब, वोट कटवा कहे जाने से कह रहे हैं आपके पास 3 इंच जमीन भी नहीं है। बात ठीक भी है उनकी कि आपके पास 3-4 विधायक ही केवल बचे हैं उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? 7 सीटों पर कहीं गंभीरता से लड़ते हुए दिख रहे हैं आप लोग? ब्रजेश जी, रिजल्ट जब आएगा तो बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। मैं तो बांगरमऊ विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और 4 दिन मैं कंटिन्यूअस वहीं रहा जी। मैं कम से कम 8-10 गाँव में मैं गया और वहाँ जहाँ भी गया लोगों ने इतना स्वागत किया और हर आदमी ने, यहाँ महिलाएं तक बाहर निकल के आईं और उन्होंने कहा कि तुमको आवे की जरूरत नहीं है, वोट तो वहीं मिली। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो ये कांग्रेस के लिए फीलिंग है जी, ये कहा जा रहा है। और मैं 1-2 गांव में नहीं गया, मैं आप समझिए कि बेवली इस्लामाबाद में गया जो उस विधानसभा का सबसे बड़ा गाँव है जिसमें 10 मजरे हैं। रोशनाबाद में गया और उसके बाद 10 गवां में गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान। अरे शांत रहो, इस्लामाबाद सरकार वो ब्राह्मणों और ठाकुरों का गांव है मेरे भाई, कुछ जानिए। वहाँ ब्राह्मण वोटर है और ठाकुर वोटर है। आपको नाम इस्लामाबादी जो आप जो कह रहे हैं, जी अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। वो चढ़ रहे थे आपको, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? जी बोले। बिखर गांव, बिखर ये सब छोड़िए कि आप गांव में क्या लोग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रोस्पेक्टस क्या है, आपकी संभावनाएं कितनी है, आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, हम जिन मुद्दों पे लड़ रहे थे ब्रजेश जी, जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे थे वही मुद्दे आज ज्वलंत मुद्दे हैं। हम किसान के ऊपर लड़ रहे थे, जो कृषि के ऊपर कानून बना है हम उसके खिलाफ थे। हम चाहते थे कि एमएसपी जो है वो कानून का हिस्सा बने और वो कानून का हिस्सा नहीं बना। हम चाहते थे रोजगार की व्यवस्था हो, जो आज 34 लाख बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार तो खाली यूपी के अंदर हैं। और हम चाहते थे कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। जिस हिसाब से हत्याएं हो रही हैं, जिस हिसाब से दुनिया भर के कांड हुए, आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और हमारी नेता प्रियंका गांधी किस तरह से गई। हर मौके पर सरकार को उन्होंने घेरा और सरकार मजबूर होकर उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य भी हुई। आज वही मुद्दे ज्वलंत हैं। आप गाँव में जाइए, प्रमोद तिवारी जी के साथ मैं मीटिंग में था, भाषण कर रहे थे। उन्होंने पूछा हमारे यहाँ धान 1000 में बिका, आप क्या पता नहीं क्या, नीचे से आवाज़ आई पीछे से कि हमारे यहाँ 900 में बिका।
सब्जी के बारे में बताने लगे। लोग इतना त्रस्त है मतलब महंगाई चारों से। तरफ कांग्रेस की लहर है। मतलब बिल्कुल कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों के साथ में हम ही आएगी। लोग नहीं समझ और पाए। आप ये देखिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। बगल में बांगर महू, आप एक दिन जाइए घूम आइए। नहीं, मैं जाऊंगा अपने घूमने। किसी आप आदमी को इतना कह रहे हो तो भेजा जाना ही दिखवा पड़ेगा। लीजिए। बाजार का संडे को सो एक-एक जाऊंगा, आदमी अशोक को लेके सिर्फ जाऊंगा आरती साथ। वाजपेयी की बात करता है। गांव का एक-एक आदमी आरती वाजपेयी की बात करता है। ओके, ऑल राइट। दीपक वाजपेयी जी को लाया जाए स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, कहीं गायब थे, ये मिल गए हैं आज। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, आपकी पार्टी तो लड़ नहीं रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा कानून व्यवस्था है? क्या मुद्दा जातीय विद्वेष की कोई भावना है? या मुद्दा कोरोना किट स्कैम है? या मुद्दा रोजगार धंधा खत्म होना है? या मुद्दा शिक्षा है? मुद्दा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अभी इस उपचुनाव में जो प्रदेश की जनता है वो इस मुद्दे पर जरूर गौर करेगी कि जब वो भारी विपदा में कोरोना फंसी हुई थी तो इस प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी लाशों की दलाली का काम कर रही थी, कोरोना किट में घोटाला कर रही थी। एक एक सामान जो 800 का है वो 8000 में खरीदा जा रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में हुआ। कानून व्यवस्था में माफिया का जिस तरह प्रदेश के अंदर नंगा नाच चल रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आज आपकी खबर आ रही है अमेठी में दलित प्रधानपति को जला दिया गया और इस तरह की रोज की घटनाएं हो रही हैं। नोएडा में आलोक शर्मा को गोली मार दी गई और उस बच्चे की मौत हो गई, 17 साल के बच्चे की मौत हो गई। रोज आप देखते हैं कत्ल, बलात्कार, छोटी बच्चियों से सामूहिक बलात्कार, उनका अंग भंग करना, ऐसी खबरों से रोज अखबार भरे पड़े हैं। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा वो है जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने क्लियर किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा है कि ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहा। इन्होंने यह मान लिया है कि प्रदेश में जो ब्राह्मण हैं और दूसरे वर्ण के लोग हैं वो उनके जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, वो उनके बंधुआ वोटर हैं। ये भ्रम इनका इस बार टूटेगा। और बहन मायावती कैसे भ्रम टूटेगा? क्लैरिटी दे दी है। ये कैसे भ्रम टूटेगा? मुझे बताओ, समझाओ ना मुझे, कैसे भ्रम टूटेगा? कैसे भ्रम टूटेगा? आपके पास खुशी दुबे, प्रभात मिश्रा के अलावा कहने के लिए क्या है? आप बहुत कहेंगे, इंद्रकांत त्रिपाठी कह देंगे। ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि वो पाटीदार एसपी जिसने इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कराई उसको तो अब तक फांसी लग गई होगी। आपके शो पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार बता रहे थे कि बस 2 दिन रुकिए, अभी योगी जी उनको फांसी लगवाने वाले हैं। उनको क्लीन चिट मिल गई। निर्वेंद्र मिश्रा जी का बेटा धरने पे बैठा हुआ इंसाफ मांग रहा है, उसको इंसाफ मिल गया होगा। आपने देखा आलोक शर्मा को आज गोली मार दी गई। और खुशी दुबे कोई छोटी चीज है क्या? हमारे घर की बच्ची है, 2 दिन पहले उसकी शादी हुई, वो समाज की अस्मिता है, उसको जेल में डाला हुआ है। क्या उसके साथ ज्यादती हो रही हो सामने नहीं आनी चाहिए क्या? उसको आपने 17 मुकदमों में जेल में कर दिया, वो देश की सबसे बड़ी अपराधी बन गई। प्रभात मिश्रा 17 साल का लड़का, एक मुकदमा नहीं है, आपने जानवरों की तरह खींच के भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उसको गोली मार दी सीने पे बंदूक रख के। इससे बड़ा अत्याचार पूरे देश में कब हुआ? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? पर चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा? से जल जाता है जब आप दलितों पे अत्याचार सुनते हैं, जब आप ब्राह्मण समाज पे अत्याचार सुनते हैं, जब गोरख यादव की छाती पर बंदूक रख के भाजपा नेता गोली मार देता है, एक एक रोम में आग लग जाती है। तो क्या ये चुनाव का मुद्दा बनेगा दीपक वाजपेयी? भारतीय जनता पार्टी को क्या ये मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। वो आप बिहार में देखिए, इन्होंने सारे टीवी चैनल चला रहे थे कि बड़ी लहर चल रही है एनडीए की। वहां पे प्रधानमंत्री की सभा में लोग नहीं पहुंच रहे। तेजस्वी की सभाओं में क्या हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है जी। इनको पता ही नहीं, इनके पैर की जमीन खिंच गई है। उत्तर प्रदेश में एक एक वर्ग, ये जो 6% आपकी बातों से मुझे जातिवाद की बू आ रही है। आप ऐसा लगता है ना, आप जातीय विद्वेष की भावना से भरे हुए हैं। आप जातीय विद्वेष की भावना से भरे हुए व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। जब भी किसी अत्याचार से पीड़ित वर्ग समाज की आवाज उठाई जाती है वो जाति विद्वेष नहीं होता है। जब आप सत्ता में आने के बाद अपने जाति, अपने संप्रदाय, अपने वर्ग को पहचान कर उसको आगे बढ़ाने और दूसरी जातियों से बदला लेने में लगते हैं, वो जाति विद्वेष होता है। पीड़ित समाज के साथ, दलित पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना जाति विद्वेष नहीं है। ब्राह्मण पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना जाति विद्वेष नहीं है। यादवों को टारगेट करके मारा जा रहा है, ये जाति विद्वेष का उदाहरण नहीं है। जातीय हिंसा, जातीय प्रतिशोध के भरे हुए हैं। ऑलराइट, अनिल दुबे को स्क्रीन पर लाया जाए। थैंक यू। बाकी सभी वर्गों को थैंक यू। ओके, अनिल दुबे, आपकी पार्टी एक सीट पर बुलंदशहर में चुनाव लड़ रही है। आपकी पार्टी के नेता मुझे प्रचार करते भी नहीं दिख रहे हैं। आप क्या गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? ऐसा कुछ है?
नहीं ब्रजेश जी, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को कोरोना हो गया था और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। पूरी पार्टी के लोग, पार्टी के सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी सभी लोग लगे हुए हैं। और बुलंदशहर के अलावा हमारी पूरी पार्टी बाकी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी को लड़ाने में लगी हुई है। कहीं कोई उसमें वो नहीं है, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो सभी सीटों पर मुद्दा क्या है गठबंधन इस बार उपचुनाव में, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कौन से मुद्दे प्रमुख हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे पर मजदूर आए थे ब्रजेश जी। उन सड़कों पर, उस हाईवे पर मजदूरों को परेशानी हालत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। पूर्वांचल की जनता ने उनको आकर के उनकी परेशानियों को देखने का काम किया है। किसानों के विरोध में एक कानून लाया गया, आज उस कानून का असर दिखने लगा। महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह फलों की सब्जियों के दाम बढ़े, वो किसानों के ऊपर जो कानून थोपा गया उसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे इस उपचुनाव में बनेंगे, इस उपचुनाव में बनेंगे। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पाकिस्तान की बात, कहीं शमशान की बात, कहीं कब्रिस्तान की बात को लाने का काम कर रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएगी। मुद्दे जो है किसानों के रहेंगे, मुद्दे नौजवानों के रहेंगे, मुद्दे जो है मजदूरों के रहेंगे। ओपी यादव, आप तो चुनावी विश्लेषक भी हैं, आप मुझे बताइए कि इन 7 सीटों पर क्या चल रहा है? कौन सी पार्टी हावी है? स्टेक किसकी ज्यादा लगी हुई है? कौन किस सीट पर आगे बढ़ता दिख रहा है? क्या सिनेरियो है? टोटल मुद्दे क्या हैं? देखिए ब्रजेश जी, एक तरह से लिटमस टेस्ट है 2022 के चुनाव को लेकर के जो बाई इलेक्शन हो रहा है। रुहेलखंड और बुंदेलखंड को छोड़ दिया जाए तो सारे भूभाग पर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं। चाहे आलू पट्टी में टुंडला और सेंट्रल यूपी में घाटमपुर ले लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मल्हनी और देवरिया सदर, इसके अलावा पश्चिम में बुलंदशहर। तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है, जो सियासी मिजाज है, सियासी तापमान है, इससे पता चल रहा है कि राजनीतिक दलों की सियासी पकड़ और पहुंच कहां तक है। इस बाई इलेक्शन के 10 तारीख को जो नतीजे आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में पिक्चर साफ हो जाएगी। और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से कौन पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ती नजर आ रही है, ग्राउंड पे किसकी क्या मजबूती है, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। अब देवरिया सदर को लिया जाए, त्रिपाठी बनाम त्रिपाठी, चारों कैंडिडेट ब्राह्मण है। और मुद्दों में देखा जाए सर तो ब्राह्मण उत्पीड़न, रोजगार, कानून व्यवस्था और किसान बिल, ये प्रमुख मुद्दे हैं। चूंकि राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये जो ट्रम्प कार्ड लगातार 3 दशक से चल रहा, तो उसकी भी एक परीक्षा होगी। मल्हनी में क्या हो रहा है? देखिए, मल्हनी का जो सियासी इतिहास रहा, 1962 को छोड़ दिया जाए, भारतीय जनसंघ एक बार वहां चुनाव जीती है, तो कभी वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। पिछली बार भी निषाद पार्टी सेकंड पोल कर गई थी, समाजवादी पार्टी के कोटे में या समाजवादी परिवार के दलों के आसपास ही मल्हनी का नतीजा घूमता रहा। आज के जो हालात हैं वहां, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल के तहत निषाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। धनंजय सिंह, कोई इफेक्ट पड़ा उसका? नहीं, उसका कोई बहुत व्यापक असर नहीं। धनंजय सिंह का क्या प्रभाव है वहां? धनंजय सिंह निश्चित तौर पर इंडिपेंडेंट बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां चुनाव सीधे समाजवादी पार्टी और धनंजय सिंह के बीच। ओके, बांगर मऊ में चूंकि चाहे वो 69 रहा हो, 80, 84 रहा हो, 91, गोपीनाथ दीक्षित जी लगातार वहां चुनाव लड़ते रहे और ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस का लड़ रहा। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, जो कि बीएसपी ने भी वहां पाल कैंडिडेट उतारा, अपनी सीट बताते रहे जी, मुस्लिम भी उसको अपनी सीट बताते हैं। निश्चित तौर पर बदलू खान पहले समाजवादी पार्टी से, देखिए बीजेपी 2017 में टक्कर किसमें है? ट्रायंगल है जो ओंकार नाथ सिंह कह रहे हैं, इसमें कुछ दम है? निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेचर का असर है और थोड़ा चूंकि ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी लोगों ने इसको उठाया, तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी वहां गेन कर रही है। कैंडिडेट ब्राह्मण है इसलिए इनको एज मिल रही है। निश्चित तौर पर मुस्लिम की भी लामबंदी। घाटमपुर चूंकि इंद्रजीत कोरी को छोड़ दिया जाए तो सारे नए कैंडिडेट हैं, लेकिन कांग्रेस जो वहां लड़ाई में दिख रही है, उसका कारण राकेश सचान लगातार 89 से वो सदन में रहे, चूंकि पहले समाजवादी पार्टी से वो जीता करते थे, और राजाराम पाल, ये दोनों मिलकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां लड़ाई में। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है इंद्रजीत कोरी, जो कैंडिडेट है, एक्स एमएलए रहे, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी त्रिकोण वहां पर बन रहा है। ओके, ऑलराइट। अगर टुंडला चलें तो टुंडला तो देखिए बाय इलेक्शन एक बार कैंसिल हो चुका है। महाराज सिंह धनगर लगातार वहां लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुसूचित प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री को, नए कैंडिडेट को वहां उतारा है, और एसपी सिंह बघेल के रेजिग्नेशन से। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एसपी बघेल मन से नहीं लगे वहां पे, ऐसा है क्या? नहीं, थोड़ा सा चूंकि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी वहां बहुत मजबूत पोजीशन में है, वहां का जो माहौल है, और
नौगावा सादात की जो स्थिति है वहां सहानुभूति कार्ड है। देखिए नौगावा सादात और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने और बुलंदशहर में 2 जगह सहानुभूति कार्ड खेला है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन बीएसपी 2 जगह सहानुभूति नहीं खेला, घाटमपुर में भी सिटिंग को नहीं दिया उनकी फैमिली में, और देवरिया में भी नहीं दिया। देवरिया में तो बगावत करके जन्मेजय के बेटे आ गए। अजय सिंह पिंटू बागी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं तो बुलंदशहर का क्या सीन है ये बताओ पहले। देखिए बुलंदशहर में कल बीएसपी सुप्रीमो के बयान के बाद थोड़ी स्थिति बदली है। हाजी अलीम साहब जो बीएसपी के कैंडिडेट, उनके भाई एमएलए रहे हैं, उनके भाई हाजी यूनुस वहां चुनाव लड़ रहे थे। वहां आजाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट है, एमआईएम का भी कैंडिडेट है। चंद्रशेखर की क्या प्रेजेंस रहेगी सियासी तौर पर ये पता चलेगा। मुझे लगता है चंद्रशेखर के लिए ये एसिड टेस्ट भी है, निश्चित तौर पर इससे पता चल जाएगा कि उनकी अपनी क्षमता क्या है। और चूंकि उनका जो कार्यक्षेत्र अभी तक सियासी तौर पर सहारनपुर के आसपास रहा है, तो अब उनको कहीं ना कहीं लखनऊ में सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। ऑलराइट, बीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, एक तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 7 सीटों पर हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये सबके लिए बहुत ही प्रतिष्ठा परक है। तो आपके मुताबिक क्या रिपोर्ट है इन 7 सीटों पर, और मुद्दे को किस प्रकार से हावी हैं इस पे? देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि ये नर और नारायण और जनता और जनार्दन क्या है। ये नर और नारायण जो है ये आम है, और जनता और जनार्दन ये गुठली है। तो ये आम चूस लेते हैं और गुठली फेंक देते हैं। ये जो बैठे हैं यशस्वी पराक्रम, हाँ, जो परिश्रम की पराकाष्ठा, देवता तुल्य, देव तुल्य। हाँ, तो देव तुल्य को ये कितना उल्लू बनाएंगे, हाँ, कि जब तक करवा चौथ नहीं हो जाता तब तक, जब तक हजारों उल्लू इकट्ठा ना हो जाए तब तक। वैसे एक चीज बताएं आपको कि इस देश को चोरों ने कम लूटा है, लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं ने सबसे ज्यादा लूटा है। आज इसीलिए देश गरीब है। अब बात आती है चुनाव की। चुनाव में बातें बड़ी उच्चकोट की होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता सवाल नहीं कर सकती अपने प्रतिनिधि से, न सरकार से, वरना FIR तमाम चीजें हैं। देखिए सियासत में ये जो चुनाव है, उपचुनाव, इसको लोग बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव माने, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 2022 के एक संकेत है भविष्य का। 6 सीट इसमें बीजेपी की है, 1 समाजवादी पार्टी की। अगर ये एक भी हारेंगे तो इनका ग्राफ कम होगा। ये किसी भी सूरत में ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको बढ़त दे रही है, क्योंकि परिणाम हर चीज का जवाब देगा। बीजेपी जितने दावे कर रही है, हवा उसके उलट भी आ सकती है। ये मत सोचो बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखना। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाना नहीं होता, आना जमीन पे पड़ेगा। और ये 6 में अगर ये 7 सीट है, अगर ये 6 हार गए तब, और विपक्ष ने 6 जीत ली तब अशोक चले जाएंगे सिद्धार्थनगर। तो इनको बुद्ध, भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। बहन जी ने जो सहारा दिया है वो सहारा लेने तैयार नहीं है भाजपा। वो दूसरे सज्जन को जी, ये आज केशव मौर्य ने क्यों ठुकरा दिया मायावती का प्रस्ताव? ब्रजेश जी, भाजपा के पास अपना SC/ST विंग बहुत बड़ा है, दलितों का बहुत बड़ा संगठन है बीजेपी के पास। मायावती के पास दलित के अलावा है क्या? और मायावती कितना दलित प्लस कर पाएंगी बीजेपी का? तो दलित जितना स्वाभाविक रूप से वोट देता है वो ही है। नहीं, लेकिन जिस भाषा में आज केशव मौर्य ने मायावती को मना किया वो थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाली बात है। मायावती की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था आज केशव मौर्य का बयान। भाई मतलब मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ये, अगर उनको कोई बुरा नहीं लगा तो मुझे क्यों बुरा लगे। कोई समर्थन देने को तैयार है, कोई लेने को नहीं तैयार है। हाँ, मतलब आज बहुत ही कठोर शब्दों में केशव मौर्य ने मना कर दिया। ये दर्शाता है कि आप हल्के हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। कहा ये बुआ बबुआ की आपसी है, हमारा क्या मतलब है? हमारे तो कार्यकर्ता लगे, हम तो चुनाव अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे। मतलब बड़ा अजीब तरीके से उन्होंने बोला। मायावती को बुरा मानना चाहिए इस तरह। मायावती को बुरा मानना चाहिए, लेकिन राज्यसभा सीट थोड़ी छोड़ देंगी।
ये तो उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि भाजपा और बसपा मिले हुए हैं। अब इसमें क्या, अब इसका पोस्टर लगना बाकी है खाली, बाकी तो सब लोग समझ ही रहे हैं। क्या राज्यसभा सीट खैरात में आती है? प्रमोद तिवारी ने कहा यह बात। भाई कोई राजनीति में कोई ऐसे कोई छोड़ तो देगा नहीं अपना पद। वैसे दिवाली आ रही है, बीजेपी को छोड़कर देश भर के सारी पार्टियों से अनुरोध है कि इस बार वो धनतेरस पर कटोरा ही खरीदें, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। क्योंकि यहाँ बर्तन वर्तन और ज्यादा न चक्कर में पड़ेंगे सोना चांदी खरीदने के। तो अभी दिवाली से पहले तोहफा मिलेगा, 10 तारीख को, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा जी। लेकिन इतना जरूर है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी। आज सत्ता में आने के बाद वो अपनी संवैधानिक मजबूरी बताती है, वो उदारवादी होने का दिखावा करती है। ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम बातें होती हैं। मल्हानी में आज चुनाव हो रहा है, धनंजय सिंह से सारी पार्टियां लड़ रही हैं। ऐसा नहीं है, एक निर्दलीय प्रत्याशी सबको चुनौती दे रहा है। अभी टूंडला, घाटमपुर, बांगरमऊ, ये सब बीजेपी के अंतरकलह में फंसे हैं। ये बीजेपी देवरिया, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए चुनाव जीतना। तो क्या बीजेपी में आपसी कोई कला है या कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही आपने कहा, कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। दरोगा जी ने गिरा दिया है। दरोगा, थानेदार जब कार्यकर्ता को गाली देंगे, कुर्ता फाड़ देंगे, पीटेंगे, काम नहीं होगा तो क्यों कार्यकर्ता निकलेगा? ये कह रहे हैं भाई कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी सेवा की। आप कैसी बात करो? अभी तो वो नर को क्या कुछ बता रहे थे, नर नारायण और जनता जनार्दन। हाँ, और देवतुल्य कह रहे थे। और ये बताएं कि कोरोना काल में अगर ये सेवा कर रहे थे तो 2-2 किलोमीटर पैदल और लड़कियों बच्चियों ने जो साइकिल चलाई वो किसके कंधे पे बैठ के चलाई? ये इनके कार्यकर्ताओं के या इनके नेताओं के? ये 1500-1500, 1000 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे। बिहार में चुनाव हो रहा है, पूरे देश में बीजेपी के नेता बिहार में ड्यूटी लगी है, यूपी के भी बहुत सारे नेता जा रहे हैं। क्या परिणाम आएगा 10 तारीख को सबके सामने होगा। पर ये जो दीपक वाजपेयी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, इस पे थोड़ी सी अपनी मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं इस तरह की बातें? दीपक वाजपेयी और प्रदेश की सारी पार्टियां कोई खुद जाके अपराध तो कर नहीं रही हैं। अपराध हो रहा है ना, तो आम आदमी पार्टी उनकी आवाज उठा रही है। संजय सिंह अगर नोएडा से लेके देवरिया तक, बलिया तक, बुंदेलखंड, लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश अगर वो मथे डाल रहे हैं तो जनता उनको सुनेगी। अलीगढ़ में भीड़ जुटेगी, लखनऊ में जुटेगी, बलिया में जुटेगी, देवरिया में जुटेगी, बनारस में जुटेगी, मिर्जापुर में जुटेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में जनता इस उम्मीद में बैठी है कि कोई एक सच्चा नेता मिले जो उनकी आवाज जो बन रहा है वो सत्ता में आने के बाद भी वो आवाज बुलंद पर वो जातिवादी बातें ज्यादा करते हैं ना, मतलब मूल मुद्दे पे उठाइए। जातीय विद्वेष फैला के क्या मिलेगा? जातीय बातें नहीं है। अगर कहीं कोई इशू आता है तो रखें संजय सिंह को, वो राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति उनको रखने का। जिस तरह की भाषा और शब्दावली अभी दीपक इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे इस पे एतराज है और बाकी कोई विषय नहीं। जी बीरेन जी, अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, अगर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, तो सवाल खड़ा करने का अधिकार दीपक जी को भी है, संजय सिंह को भी है, अनिल दुबे को भी है और जितनी पार्टियां हैं समाज। जी बीरेन जी। अच्छा ये बताइए, राज्यसभा चुनाव में मायावती और भाजपा की कलई खुल गई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इनको पोल पट्टी खोल दी, एक प्रत्याशी खड़ा करके निर्दलीय। बीजेपी के अंदर हिम्मत थी तो 9वां प्रत्याशी लड़ाती। जब प्रीति महापात्रा को लड़ाया, जब वोट नहीं था तब क्यों लड़ा दिया? अनिल अग्रवाल गए, उनके लिए भी बहुमत नहीं था, उनको लड़ा दिया आपने। जब बसपा से आपकी बात हो गई, सेटिंग हो गई तो आपने कर दिया। मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी है बीजेपी से। यूपी में बहुत सारे लोग जानते हैं इन बातों को। जी बीरेन जी। देखिए ठीक है, चुनाव है,
चुनाव में तो देखिए, चुनाव में बाहर खाली जनता को कुछ खाने पीने को मिल जाता है। कुछ प्रत्याशी, कोई कहता है भाई वोट के बदले नोट बांट रहे हैं, कोई कहता है कि दारू पौवा अद्धा बांटो, चलाओ, मुर्गा मीट खिलाओ। थोड़े दिन का रहता है, उसके बाद तो फिर जनता को वही सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, नौकरी, इसके लिए भटकना पड़ता है। अब तो स्कूल की भी समस्या आ गई, अब तो धान की भी समस्या है, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन कोई खरीदे तब ना जी। चलिए, ये चुनाव है और नेता कैसे चुनाव में वोट मांगते हैं और जनता का क्या हाल करते हैं, इस पे सुनिएगा जी। कि मगरमच्छी आंसुओं की धार की फिर रुत आ गई और भेड़ियों के मेमनों से प्यार की रुत आ गई और एक पौए में यहाँ ईमान डगमग डोलता है और आप कहते हैं कि वोट के अधिकार की रुत आ गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई कुमार अशोक जी को स्क्रीन पे लाया जाए। कुमार अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरीके की अंतर कलह भी दिख रही है और आपके कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख उस रफ्तार में निकल नहीं रहे हैं जिस रफ्तार में निकलना चाहिए। क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है? एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। बस आपसे छोटा सा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है। 8 लोगों ने मेरे साथ प्रश्न किया है, मुझे कम से कम 80 सेकंड दे दीजिएगा, मैं 10 सेकंड में एक व्यक्ति का जवाब दूंगा। ये चुनाव, जो सबसे बड़ी भूल है कि पूर्वांचल में जो 2 सीटों में चुनाव लड़ा जा रहा है, वहां जो सबसे बड़ी बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस, उस इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से निर्मूल साबित किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। ये उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये चुनाव भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी पर है। ये चुनाव परिवारवाद, वंशवाद वर्सेस जो सुशासन पर है। ये चुनाव जो 87 लाख बुजुर्गों को, विधवा और विकलांगों को एडवांस पेंशन दिया गया उस पर है। जो 4 करोड़ मकानों को मुफ्त में बिजली दी गई, ये चुनाव उस पर है। ये चुनाव जो 41 लाख लोगों को रसोई गैस दिया गया, ये चुनाव उस पर है। ये चुनाव में जहां एक मंडल में एक जो है हाथरस के बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी आपके पास अस्पताल होते थे, आज पूरे मंडलों में एक अस्पताल की व्यवस्था की गई है। आज टोटल 24 करोड़ से अधिक जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर मंडल में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आप कह रहे थे कि हमारे, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने बनवाया एक्सप्रेस वे। जरा मैं पूछना चाहता हूं कि एक एक्सप्रेस वे आपने बनवाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने बनवाया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे किसने बनवाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसने बनवाया, गंगा जो अरे ये प्रस्तावित है, अभी निर्माण चल ही रहा है, बना कुछ नहीं है अभी। गंगा कुशीनगर में, अगर कुशीनगर अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय किसने बनवाया? हाँ, दीपक बातें जो है भारतीय जनता पार्टी है। आप इन कार्यों पर अब्दुल हफीज गांधी को भी स्क्रीन पे लिया ये कहां पर कार्य किए हैं मुझे बताइए। भारतीय झूठ पार्टी क्यों है आप एंसेफेलाइटिस की बात कर रहे थे। कंपनी ने 17 नोटिस दिए थे डीएम को और मुख्यमंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद जो है 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे। मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जब करप्शन हो रहा है तो दूसरे प्रदेश बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गई, कहां बनी है? मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे गोरखपुर में करप्शन हो रहा है। आप कुछ नहीं करता है, इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे हैं। आप जो है जो मजदूर आए थे दूसरे प्रदेशों से, आप उनको इज्जत नहीं दे पाए, आपने उनका लाठीचार्ज किया, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आपने जो मनरेगा में रोजगार दिए जाते हैं उसका अच्छा रोजगार था, शर्म आना चाहिए आपको। आप क्यों बोल रहे हैं? आपने गंगा की बात बुंदेलखंड एक्सप्रेस कहां बनी है? जाति की राजनीति करते हैं, आपके विधायक आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। आपसे कानून व्यवस्था प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपराध कर रहे हैं आप। थैंक यू शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। एक एक करके रुक जाओ। आप बात कर रहे हैं, अरे रुको भाई, विकास, अरे रुको भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी एक बहुत ओके पूरा परिवार भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ा। आपने सिर्फ वंशवाद पे आप, मैं आवाज बंद करूंगा, आप शांत हो जाओ। ओके, घोटाला किया, ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुको भाई। आपके कार्रवाई में याद कर रहे हैं, आपके एसएसपी और डीएम जो है काले कार्रवाई कर रहे हैं। लोग इनकी सबकी आवाज बंद करो, धर्मवीर चौधरी को लाओ, बंद करिए आवाज इनकी सबकी आवाज बंद करिए। धर्मवीर चौधरी जी के पास चलते हैं। एक बात बताइए भाई चौधरी जी, ये जो नेक्सस बताया जा रहा है पॉलिटिकली बीएसपी और बीजेपी का, इसमें कितनी सच्चाई है
और राज्यसभा की सीट ऐसे ही कैसे मिल गई आपको? चौधरी जी। ब्रजेश जी, ऐसी पूरे भारत में कोई पार्टी बताइए जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में जिसने 10 गुना सीटें बढ़ाने का काम किया हो। वो सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी ताकत खासकर उत्तर प्रदेश में 10 गुना बढ़ी। और ये बहन कुमारी मायावती जी के कुशल रणनीति के कारण ऐसा हुआ। और आप, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो दलित विरोधी ताकतें राज्यसभा के चुनाव में उतरी हुई थी उनको परास्त करने का काम हम 10 एमएलए पर राज्यसभा जीत के जाते हैं। ये एक रणनीति के तहत, कुशल रणनीति बदले में आपके 7 एमएलए चले गए ना। एक सेकंड रुकिएगा चौधरी जी, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुकिएगा चौधरी जी। एक राज्यसभा सीट की कीमत आपने जानते हैं क्या चुकाई? आपके 7 एमएलए चले गए, निकालना पड़ा आपको पार्टी से, बेइज्जती हुई अलग, और आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हुए। बहुजन देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। ये महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए समाज की यही बात मैं ओंकारनाथ को समझाना चाहता हूं। साहब कहते थे ओंकारनाथ जी कहते थे बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, 110 मिलेंगे, इट्स मिशन, एक मिशन है। ओंकारनाथ सिंह, देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी की नींव जब पड़ी वो नफरत के आधार पे पड़ी। उसका नारा ही ये था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। कोई भी पार्टी की आप झूठे हैं नंबर 1 के, आप नंबर 1 के झूठे हैं। ऐसा कोई अधिकाधिक बयान अगर आपके पास ब्रजेश जी रिकॉर्ड में हो तो प्रदेश की जनता को, देश की जनता को दिखाइए, वरना ये झूठ फैलाना बंद करें। ऐसा कोई बयान कभी किसी हमारी नेता या हमारी पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। अच्छा, अब मैं बोलूं? अब बोलूं? ये ऐसे विरोधियों का एक अफवाह है जो मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है बार-बार। ठीक, आप गुस्सा हो रहे हैं, अब मेरी सुन लीजिए और गुस्सा हो लीजिए थोड़ा। अरे छोड़िए ना, आप क्यों बोलिए, अपनी बात रखिए। जो आप ये कह रहे हैं, ये नारा मैंने नहीं दिया है, ये जगह जगह दिया गया है। और चांस की बात है मित्र, जिस समय काशीराम जी जीवित थे, मैं लालगंज में था। आपके पास रिकॉर्ड है, आपके सुन पास लीजिए, कोई वीडियो क्लिपिंग है? अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुनिए। चिल्लाने से कोई बात नहीं चलती है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। तो आप कहां नहीं कह रहा हूं। ये देश की जनता डिबेट देख रही है, ये देश की जनता डिबेट देख रही है। अगर आपके पास में कोई रिकॉर्डिंग है, बहस को जरेल मत कीजिए, तो आप दिखाइए। बहस को जरेल मत कीजिए, गुस्सा मत होइए, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जब ये नफरत के आधार पे जब बनी, उसके बाद क्या हुआ? बहुजन पार्टी ने जो आधार बना था वो उन्होंने स्वार्थ की राजनीति स्टार्ट की, जिसमें 2-3 और जातियों को लिया, सत्ता का स्वाद चखा। और जब सत्ता का स्वाद चखा तो वो स्वार्थ की राजनीति स्टार्ट हो गई, धन संपत्ति की राजनीति स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जितने भी काम वो कर रही हैं, सरकार के दबाव में करती हैं। हर हालत में वो सरकार के हिसाब से ही काम करती है, जो सरकार इनको जिस तरह से डायरेक्शन देती है वैसे ही ये काम करती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो बाई इलेक्शन हो रहा है, जो हमारे कुमार अशोक भाई बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो गिना रहे थे कि हम किन शर्तों पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। ब्रजेश जी, आप ये सोचिए, एक मकान आप अगर क्या कहते हैं बनाते हैं और उसमें रहने वाले के पास खाने को पैसा ना हो, कि वो खाना नहीं खा सकता है, बिजली का बिल नहीं दे सकता है, तो आप बताइए किस तरह से होगा। आज किसान जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से किसान परेशान है, हमने कृषि कानून का विरोध सिर्फ इसलिए किया था। कुमार भाई मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था। किसान इसलिए परेशान है कि पहले हमने जो किया था उसका सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। आज तक पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसके पहले और सरकार, कंक्लूड करें प्लीज। कभी भी धान का या गेहूं का जो भाव है वो इतना नीचे नहीं आया जो आज गिरा है। अब्दुल हफीज गांधी जी, अभी तो ये बता रहे थे कुमार अशोक की कई जगह एक्सप्रेसवे वगैरह बनवा दिया है। नहीं, ये तो बोल रहे हैं, हम कहां गंगा एक्सप्रेसवे की बात, कहां गंगा एक्सप्रेस बन गई, कहां पूर्वांचल बन गया। आजमगढ़ जिले का रहने, गांधी जी को बोलने दीजिए। मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। देखिए, आजमगढ़ जिले का रहने वाला अशोक जी शांत हो जाइए। आपने गरीब को हटा दिया, गरीबी नहीं हटा। अब्दुल हफीज गांधी बोलिए आप।
कहाँ एक्सप्रेसवे बना, पूछा? ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। कहां पर ये जिन्होंने डेवलपमेंट गिनाए कहां पर हैं? आज तक हमारे कामों का फीता काट रहे हैं। ये लोग जो है, इनका कोई विजन नहीं है, इन लोगों की कोई सोच नहीं है। ये समाज में विद्वेष दीपक वाजपेयी को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। एक सेकंड चुप हो जाइए, चुप रहिए। ओके ओके, इन्होंने समाज में हमेशा जो है वो थैंक यू बांटने की राजनीति की है। विकास बताओ भाई, दीपक वाजपेयी कुछ कह रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे? हाँ ब्रजेश जी, मैं केवल ये कह रहा था, मैं एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को, कि मायावती जी को आप खरीद सकते हो, लेकिन आपने पूरी ताकत लगा ली और हाथरस की जो निर्भया थी उसके परिवार को आप खरीद नहीं पाए। इस देश के दलित को, इस प्रदेश के दलित को आप खरीद नहीं पाओगे, वो आपको जवाब देगा। एक मायावती जी को आप खरीद लोगे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको डरा के धमका के खरीद सकते हो आप। ये वैसे ही झूठ है जैसे मोहल्ला क्लिनिक झूठ था। आप कभी नहीं खरीद सकते। कूड़ा घर बना हुआ था, वही है मोहल्ला क्लिनिक कूड़ा घर बना हुआ है। अब आपके लिए मायावती जी जब वोट मांगेंगी, इस देश को मोहल्ला मिल चुकी है, कूड़ा घर बने हुए हैं, वो झूठ है। केजरीवाल कुछ नहीं बोलते, आपके पास झूठ परोसने के सिवा कुछ नहीं है। मायावती जी एक्सपोज हो गई है, में जो आपने उत्तर प्रदेश को मार के भगाया है, यही उत्तर प्रदेश वाले आपको मार के भगाएंगे। चरित्र को जानता है, उत्तर प्रदेश वाले आपको मार के भगाएंगे। उत्तर प्रदेश वाले आपको मार के भगाएंगे। ये चिन्मयानंद की पार्टी है, कुलदीप सेंगर की पार्टी है, इनका चित्र सामने आ गया है। हाथरस में इनका विधायक वो जाके मजदूरों को खड़ा हुआ अपराधियों के साथ, इसी इनका सांसद जाके बलात्कारियों से मिलने जेल पहुंच रहा है। ये इनका चित्र है। आप यहाँ खड़े नहीं हो दलितों पर अत्याचार करने वालों के साथ मायावती जी जाकर खड़ी हो गई है। आज काशीराम जी की आत्मा बहुत तड़प रही होगी। उन्होंने मायावती जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के साथ धोखा किया, उन्होंने काशीराम जी की आत्मा के साथ धोखा किया, उन्होंने दलितों के विश्वास के साथ धोखा किया है। ओके, अच्छी बात ये हुई कि दलितों को समझ में आ गया। और बीजेपी तो कह रही है ना दीपक वाजपेयी कि उन्होंने जनता के बीच बहुत काम किया है। दीपक वाजपेयी, एक सेकंड, अशोक जी प्लीज, अशोक जी प्लीज। ओके अशोक जी शांत होइए, एक मिनट अशोक जी शांत होइए। दीपक वाजपेयी ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सी रोड सड़कें बनवाई हैं, बहुत से एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, तो कौन से एक्सप्रेसवे बनवाए हैं? अशोक जी अब शांत होइए प्लीज। इन्होंने केवल एक झूठ एक्सप्रेसवे बनाया है, जुमला एक्सप्रेसवे बनाया है, जिस पे ये गाड़ी सरपट दौड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विकास का हालत यह है कि गोरखपुर, इनके शासन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 62 बच्चों की दर्दनाक मौत से हुई थी। आपको याद होगा, उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी और तब से लेकर आज तक स्वास्थ्य वहीं खड़ी हुई है। बच्चों को अनिल दुबे थैंक यू। एक सड़क इन्होंने बनाई नहीं, इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश। क्या गड्ढा मुक्त हो गया है? थैंक यू ये आप शांत कूल डाउन, इन सब की आवाज बंद करो, अनिल दुबे को लाओ। ओके अनिल दुबे, मुझे आप बताओ कि क्या वाकई में बीजेपी और बीएसपी में कोई मिली भगत है और ये कोई मुद्दा है? दीपक वाजपेयी कृपया शांत हो जाइए। अनिल जी बोलिए। देखिए ब्रजेश जी इसके बाद भी जब आप उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव है, सारी चीजें स्पष्ट है कि बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी विपक्ष का कोई दल उनके साथ नहीं था, तो किसके भरोसे उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया? और भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले नवा उम्मीदवार हमेशा लड़ाया और जिताया। आप उन्होंने 8 उम्मीदवार लड़ाए, नवा उम्मीदवार नहीं लड़ाया। मायावती जी का बयान आया, उसके बाद भी अब कुछ कहने को नहीं। अभी कुमार अशोक कह रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रणनीति है कि 3 एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं और 5 मेट्रो बनवा दिए हैं। कहाँ बनी है? नहीं, वो तो जो उन्होंने बनवा दिया उत्तर प्रदेश हर मंडल में एक्सप्रेसवे बना, बता रहे हैं। कहाँ बना है? अशोक जी के बेडरूम से अशोक जी हर मंडल में मेडिकल कॉलेज, हर मंडल में मेडिकल कॉलेज चाहती है। ये उसी तरह से है जैसे यूपी गड्ढा मुक्त हो गया। ओके ओपी यादव जी, हर मंडल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। गड्ढा मुक्ति बताइए, अभियान चलाया है। ओके गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। ओके ऑल राइट। ओपी यादव, आपको क्या लगता है इस बार स्टेक किसकी ज्यादा है? स्टेक किसकी ज्यादा है? थैंक यू सबको शांत। ओपी यादव बोलेंगे। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में जो भी 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो पैरामीटर सेट हो रहा, जो एक तरह से वोटिंग का पैटर्न जो जा रहा है, निश्चित तौर पर पिछले भी बाई इलेक्शन में क्या रोजगार मुद्दा होगा, क्या शिक्षा मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, ब्राह्मण उत्पीड़न है, हाथरस, बिकरू, औरैया और बलिया की घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है।
और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, समाजवादी पार्टी, चूंकि पिछली बार भी बाई इलेक्शन के नतीजे आप देखिए, पिछली बार के जो नतीजे थे उसमें भी समाजवादी पार्टी ने गेन किया, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी गेन कर रही। बीएसपी बड़ी मजबूत पोजीशन में बुलंदशहर में थी, लेकिन बहन जी के बयान के बाद वहां के हालात बदल गए। एक्स एमएलए रहे हैं हाजी अलीम, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहन जी के जो बीजेपी के समर्थन की जो उन्होंने बात की, उससे वहां के हालात बदले। बुलंदशहर में आज मायावती ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो सतीश मिश्रा का फोन नहीं उठाया अखिलेश यादव ने, तो वो ब्राह्मण विरोधी हैं। इससे ब्राह्मणों में क्या मैसेज गया? देखिए, चूंकि ब्राह्मण विरोधी है बहन जी का जो है, देखिए ब्राह्मण का मुद्दा सारे अपोजिशन के क्यों भाई दीपक वाजपेयी, अखिलेश यादव सतीश चंद्र मिश्रा का फोन नहीं उठाते हैं तो बहन जी उनको ब्राह्मण विरोधी कहती हैं, ठीक बात है ये? बस इनके ब्राह्मण विरोध, दलित विरोध का मानदंड क्लियर हो गया है। हाथरस के बलात्कारियों का समर्थन करने वाली, उनके पीछे खड़े होने वाली सरकार का समर्थन करके दलित नेता बनी हुई है। ओके धर्मवीर जी, आप धर्मवीर जी आपको फाइनल रिप्लाई देंगे, बीएसपी के नेता हैं, गो अहेड धर्मवीर जी। ये क्या आम आदमी पार्टी वाले आपको क्या कह रहे हैं? मैं ये हाथी की सूंड में नहीं, आम आदमी जैसी क्षेत्रीय पार्टी, आम आदमी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की हैसियत नहीं है। पहले ये हैसियत की बात मत करिए कि इनको दलित बिछाने की जगह मिले। नहीं, ये इनको पहले उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले दरी बिछाने की हैसियत चाहिए, तभी आप बोलेंगे। और आज बहन जी की जो पोजीशन है उसको छूने के लिए इनकी हैसियत नहीं है। ये क्या स्टेटमेंट देंगे? ये क्या स्टेटमेंट देंगे? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और ना हम बीजेपी के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी तोड़ने वाले लोग हैं, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, 2020 का ये उपचुनाव सेमीफाइनल है 2022 के लिए। इस बार जो कुछ भी संदेश जाएगा, चाहे आपको वोट देने का पैटर्न हो और चाहे सीटें जिताने की क्षमता, ये तय होगा कि कौन सी पार्टी 2019 के बाद धरातल पर कहां खड़ी हुई है और उसकी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है और 22 में वो क्या करेगा। ये चुनाव बहुत कुछ निर्णायक है और बहुत चीज़ें इससे निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।